हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के बारे में। ये एक्ट जो है ये काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है जुडिशरी के, और आजकल ये काफ़ी हॉट टॉपिक भी है जुवेनाइल जस्टिस से रिलेटेड केसेस। तो उस पर्पज़ से भी हमें जुवेनाइल जस्टिस के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना ही चाहिए। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले और इसके सेक्शंस पे जाने से पहले हम इसका पर्पस देख लेते हैं कि इस एक्ट को लाया क्यों गया था, क्या पर्पस था इस एक्ट को लाने के पीछे। तो जो बेसिक पर्पस था जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 को लाने का, वो बेसिकली था टू प्रोवाइड्स फॉर अ सेपरेट सिस्टम ऑफ जुवेनाइल जस्टिस दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो मतलब इसका जो मेन पर्पस था वो जुवेनाइल्स को जो एज्ड क्रिमिनल हैं उनसे अलग, थोड़ा सॉफ्ट ट्रायल हो उनका, उसके पर्पज़ से लाया गया था कि जो अडल्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है थोड़ा वो हार्श है, तो उससे थोड़ा सॉफ्टली ट्रीट किया जाए जुवेनाइल्स को। जिसका मतलब है कि जो चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ हैं उनको क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट ना किया जाए, उन्हें बच्चों की तरह ट्रीट किया जाए, चिल्ड्रन की तरह ट्रीट किया जाए जिसको कि केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और ये जो एक्ट है वो बहुत सारे सेफगार्ड्स भी प्रोवाइड करता है चिल्ड्रंस को, जो हम वेरियस सेक्शंस में देखेंगे इस एक्ट के कि क्या क्या सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो हम देख लेते हैं कि कुछ की पॉइंट्स जो हैं वो लेजिस्लेटिव इंटेंट के वो क्या क्या थे। तो इस एक्ट में चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच को रखा गया है, रिहैबिलिटेशन एंड सोशल इंटीग्रेशन पे भी ध्यान दिया गया है। कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस जो हैं लाइक चिल्ड्रन वेलफेयर कमिटी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ये सबको रखा गया है टू हैंडल केसेस रिलेटेड टू चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन कन्फ्लिक्ट फॉर द चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। नेक्स्ट है डाइवर्जन फ्रॉम द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो जहाँ तक पॉसिबल हो कि जो स्टेट है वो चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट में ही काम करेगी। इस एक्ट में टोटल 112 सेक्शंस हैं जो 10 चैप्टर्स में डिवाइडेड हैं। ये एक्ट नंबर 2 था ऑफ 2016। प्रेसिडेंशियल असेंट इसको मिली थी 31 दिसंबर 2015 को, और डेट ऑफ कमेंसमेंट इसकी है 50 जनवरी 2016। इस एक्ट की इंस्पिरेशन डिराइव्ड होती है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 क्लॉज 3 से, आर्टिकल 39 क्लॉज ई एंड एफ से, आर्टिकल 45 एंड आर्टिकल 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे स्टेट को भी ऑब्लाइज किया गया है कि वो इंश्योर करेंगे कि जो भी यहाँ पे प्रोविजंस दिए गए हैं और जो भी प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा वो चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट में ही होगा। तो फिर हम अब आते हैं बेयर एक्ट रिवीजन पे। द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, ये इसका काफ़ी लंबा चौड़ा प्रियम्बल दिया हुआ है। तो जो हमने पीछे डिस्कस किया था पर्पस पॉलिसी, वही इसके प्रियम्बल में कंटेन है। तो हम एक बार बेयर एक्ट की लैंग्वेज भी देख लेते हैं। ये है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू चिल्ड्रन alleged and found to be in conflict with law and children in need of care and protection by catering to their basic needs through proper care, protection, development, treatment, social reintegration, by adopting a child-friendly approach in adjudication and disposal of matters in the best interest of children for their rehabilitation through process provided and institution and bodies established। ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स दिए गए हैं जहाँ से इंस्पिरेशन डिराइव की गई है। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है, आर्टिकल 39 क्लॉज ई एंड एफ है, आर्टिकल 45 है, आर्टिकल 47 है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेटिफाई किया था इसको 11 दिसंबर 1992 को। नेक्स्ट है चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, जिसमें पहला सेक्शन जो है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होता है और डेट ऑफ कमेंसमेंट इसकी 15 जनवरी 2016 है। क्लॉज 4 जो है वो एक ओवरराइडिंग इफेक्ट रखता है
बेसिकली यहाँ पे जो ओवरराइडिंग इफेक्ट है वो प्रोसीजर जो सीआरपीसी में अडॉप्ट किया जाता है अडल्ट क्रिमिनल्स को प्रोसीड के ट्रायल करने के लिए, उसी के ओवरराइडिंग इफेक्ट में है कि जो भी आपको एप्रीहेंशन, डिटेंशन, प्रोसिक्यूशन, पेनल्टी, इम्प्रिजमेंट, रिहैबिलिटेशन, सोशल इंटीग्रेशन करना है चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, वो इस एक्ट में जो प्रोसीजर दिया हुआ है आप उसी को फॉलो करेंगे, सीआरपीसी को फॉलो नहीं करेंगे। नेक्स्ट है प्रोसीजर्स एंड डिसीजंस और ऑर्डर्स रिलेटिंग टू रिहैबिलिटेशन, अडॉप्शन, री इंटीग्रेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है सेक्शन 2 जो कि डेफिनेशन क्लॉज है। तो इसमें टोटल 61 डेफिनेशंस दी हुई हैं। हम लाइन वाइज देख लेते हैं कि कौन सी डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है। तो 2(1) में अबेंडन्ड चाइल्ड दिया हुआ है, मीन्स अ चाइल्ड deserted by his biological or adoptive parents or guardians who has been declared abandoned by the committee after due inquiry। तो जो भी चाइल्ड है जिसको कि उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स, अडॉप्टिव पेरेंट्स, किसी भी तरीके के गार्जियन जो उसके लिए थे, वो डी फैक्टो हो, डी ज्यूरो गार्डियन हो, अगर उनके द्वारा उसको छोड़ दिया गया है उस बच्चे को, और कमिटी ये डिसाइड करती है इंक्वायरी करने के बाद कि ये चाइल्ड जो है वो अबेंडन चाइल्ड है। नेक्स्ट है 2(2) में अडॉप्शन दिया है, मीन्स द प्रोसेस थ्रू विच द adopted child is permanently separated from his biological parent and becomes the lawful child of his adoptive parents। नेक्स्ट है 2(3) अडॉप्शन रेगुलेशन। तो जो भी अथॉरिटी नोटिफाइड की जाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्शन के रिस्पेक्ट में, वो अडॉप्शंस को रेगुलेट करेंगी। 2 के क्लॉज 4 में है एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये डेप्यूटी सेक्रेटरी की पोस्ट से नीचे के नहीं होंगे। 2 क्लॉज 5 में आफ्टर केयर है। तो मीन्स मेकिंग प्रोविजन ऑफ सपोर्ट फाइनेंशियल और अदरवाइज टू पर्सन्स who have completed the age of 18 year but not completed the age of 21 year and have left any institutional care to join the mainstream of the society। तो जब किसी चाइल्ड का ट्रायल हो गया होता है और उसे छोड़ दिया जाता है, तो ये उससे रिलेटेड बात कर रहा है कि अगर उसकी उम्र जो है वो 18 से ऊपर है और 21 से नीचे है उसकी उम्र, तो उसको जो अथॉरिटीज़ हैं वो फाइनेंशियल भी और अदरवाइज अगर उसे कोई सपोर्ट चाहिए मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी में आने के लिए, तो वो सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। 2(6) है ऑथराइज्ड फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी, मीन्स द फॉरेन सोशल और चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी दैट इज ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल adoption resources authority on the recommendation of their central authority or the government department of that country for sponsoring the application of non-resident Indians or overseas citizens of India। तो यहाँ पे जो ऑथराइज्ड फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी है उसकी बात हो रही है कारा की। नेक्स्ट है 2(7) अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी, जो कि कॉन्स्टिट्यूट होती है सेक्शन 68 ऑफ जेजे एक्ट। नेक्स्ट है बेगिंग। 2(8) में बेगिंग मीन्स सॉलिसिटाइंग और रिसीविंग आर्म्स इन पब्लिक प्लेस और एंटरिंग इनटू एनी प्राइवेट प्रीमाइसेस फॉर द पर्पस ऑफ सॉलिसिटिंग और रिसीविंग आर्म्स अंडर एनी प्रिटेंस। नेक्स्ट है exposing or exhibiting with the object of obtaining or extorting arms any sore wound, injury, deformity or disease whether himself or by any other person or of an animal। 2(9) में है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड का मतलब है बेसिस फॉर एनी डिसीजन टेकन रिगार्डिंग द चाइल्ड टू इंश्योर fulfillment of his basic rights and needs, identity, social well-being and physical, emotional and intellectual development। तो जो भी चीज़ें एक चाइल्ड को की फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की ज़रूरी हैं, उन्हें बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड बोला जाएगा। नेक्स्ट है 2(10) बोर्ड। यहाँ पे बोर्ड से मतलब है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जो कि सेक्शन 4 में कॉन्स्टिट्यूट होता है। 2(11) है सेंट्रल अथॉरिटी। नेक्स्ट है 2(12) जहाँ पे चाइल्ड दिया है, चाइल्ड मीन्स पर्सन नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर। नेक्स्ट है 2(13) चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ, मतलब है कि जो चाइल्ड अलीज्ड है या फाउंड है दैट ही हैज़ कमिटेड एनी ऑफेंस एंड हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर
ठीक है, जहाँ जिस डेट पे उसने ऑफेंस कमिट किया है, तो उसे माना जाएगा चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ। नेक्स्ट है 2 क्लॉज 14, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। इसका मतलब है मीन्स अ चाइल्ड हु इज फाउंड विदाउट एनी होम और सेटल्ड प्लेस ऑफ अडोब एंड विदाउट एनी ऑस्टेंसिबल मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। ठीक है, मतलब चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन का मतलब है कि ऐसा चाइल्ड है जो जिसने ऑफेंस किया है और ये पाया जाता है कि उसके पास कोई घर नहीं है रहने के लिए, या फिर वो ऑस्टेंसिबली भी उसके पास अपना गुजारा करने के लिए कोई चीज़ नहीं है। Who is found working in contravention of labor laws for the time being in force or is found begging or living on the streets. Third है who resides with a person whether a guardian of the child or not and such person has injured, exploited, abused or neglected the children. इसका मतलब है कि वो ऐसे पर्सन के साथ रिसाइड करता था कि जो उसे किसी भी तरीके से अब्यूज़ करता था या फिर एक्सप्लॉइट करता था या फिर उसकी केयर नहीं करता था, तो वहाँ पे भी माना जाएगा कि वो जो चाइल्ड है वो नीड एंड केयर एंड प्रोटेक्शन में है। या फिर उसे थ्रेटन किया जाता था, टू किल, टू इंजर, एक्सप्लॉइट या अब्यूज़ किया जाता था। ठीक है, उसे रीज़नेबल लाइक्लीहुड जो है वो भी प्रोवाइड नहीं किए जाते थे। नेक्स्ट है हैज़ किल्ड, अब्यूज्ड, नेग्लेक्टेड और एक्सप्लॉइटेड सम अदर चाइल्ड और चिल्ड्रन एंड देयर इज रीजनेबल लाइक्लीहुड ऑफ चिल्ड्रन इन क्वेश्चन बीइंग किल्ड, अब्यूज्ड, एक्सप्लॉइटेड और नेग्लेक्टेड बाय दैट पर्सन। तो इसको थोड़ा वास्ट किया गया है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि उस चाइल्ड के साथ ही किया जाता हो, जो मतलब उसके साथ जो अदर चाइल्ड हैं उनके साथ भी अगर किया जाता है तो ये रीज़नेबल एप्रीहेंशन बनता है कि कभी ना कभी उस चाइल्ड के साथ भी वो चीज़ें की जा सकती हैं, उसको भी अब्यूज़ किया जा सकता है, उसे भी मारा जा सकता है, तो वहाँ पे भी माना जाएगा कि वो जो चाइल्ड है वो नीड एंड केयर एंड प्रोटेक्शन है। नेक्स्ट है 215 चाइल्ड फ्रेंडली। नेक्स्ट है 216 चाइल्ड लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन। तो ये आफ्टर ड्यू इंक्वायरी सेक्शन 38 में डिक्लेयर किया जाता है कि कौन सा चाइल्ड है जो लीगली फ्री है फॉर अडॉप्शन। 217 में है चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर। तो जो भी ऑफिसर चिल्ड्रंस होम का है उसे चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर बोला जाएगा और जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो असाइन की जाती हैं बोर्ड के द्वारा। 218 में है चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर। इनको डेजिग्नेट किया जाता है सेक्शन 107 के सबसेक्शन 1 में। 219 चिल्ड्रंस होम जो कि इस्टेब्लिश और मेंटेन किए जाते हैं इन एवरी डिस्ट्रिक्ट और ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट आइदर बाय इटसेल्फ और थ्रू अ वॉलेंट्री, मतलब एनजीओज के द्वारा या रजिस्टर्ड एज सच फॉर द पर्पज ऑफ स्पेसिफाइड इन सेक्शन 50। नेक्स्ट है 220 चिल्ड्रंस कोर्ट। तो यहाँ पे चिल्ड्रंस कोर्ट का मतलब है इस्टेब्लिश अंडर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट एक्ट 2005 और अ स्पेशल कोर्ट अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल Offences Act 2012 wherever existing and where such courts have not been designated the court of session having jurisdiction to try offences under the act. Next है 221 child care institutions। तो इस एक्ट में चिल्ड्रन होम, ओपन शेल्टर, ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम्स, प्लेस ऑफ सेफ्टी, स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी और अदर भी फिट फैसिलिटी, अदर बहुत सारी प्रोवाइड की गई हैं चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस। 222 में है कमिटी। कमिटी का मतलब चाइल्ड वेलफेयर कमिटी जो कि कॉन्स्टिट्यूट होती है अंडर सेक्शन 27। नेक्स्ट है 223 में कोर्ट है। तो यहाँ पे कोर्ट कौन कौन सी होंगी, इंक्लूड हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैमिली कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट। नेक्स्ट है 224 कॉर्पोरल पनिशमेंट। नेक्स्ट है 225 चाइल्ड लाइन सर्विसेज। नेक्स्ट है 226 में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो कि इस्टेब्लिश की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अंडर सेक्शन 106 फॉर इंश्योर टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट एंड अदर चाइल्ड प्रोटेक्शन मेजर्स इन द डिस्ट्रिक्ट। 227 में फिट फैसिलिटी दिया हुआ है। 228 में फिट पर्सन है। 229 में
फॉस्टर केयर। 230 में फॉस्टर फैमिली, जो कि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की देखरेख में होती है अंडर सेक्शन 44। नेक्स्ट है 231 गार्डियन। 232 ग्रुप फॉस्टर केयर। 2 क्लॉज 33 में है हीनियस ऑफेंस। तो हीनियस ऑफेंस में वो ऑफेंसेस इंक्लूड होते हैं जिनकी मिनिमम पनिशमेंट अंडर द आईपीसी और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इम्प्रिजमेंट ऑफ फॉर 7 ईयर और मोर। तो जिनकी मिनिमम पनिशमेंट 7 साल होती है उन्हें हीनियस ऑफेंस बोला जाएगा, और ये 2 के क्लॉज 33 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है 234 में इंटर कंट्री अडॉप्शन। तो जहाँ इंडिया के किसी चाइल्ड को फॉरेन कंट्री के या नॉन रेसिडेंट इंडियन हैं उनके द्वारा जब अडॉप्ट किया जाता है तो उसे बोला जाएगा कि ये एंटर कंट्री अडॉप्शन है। नेक्स्ट है 2 का 35 जिसमें जुवेनाइल को डिफाइन किया गया है, मीन्स चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। 236 में है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। तो जो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस में उसका मीनिंग असाइन किया गया है वही मीनिंग यहाँ पे लिया जाएगा। 237 नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। 238 में है नॉन रेजिडेंट इंडियन। तो जो मोर देन 1 ईयर किसी अदर कंट्री में रह के आए हों तो उन्हें नॉन रेजिडेंट इंडियन बोला जाएगा। 239 में नोटिफिकेशन दिया हुआ है। 2 क्लॉज 40 में ऑब्जर्वेशन होम है जो कि स्टैब्लिश किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। 2 क्लॉज 41 में ओपन शेल्टर है। 2 क्लॉज 42 ऑर्फन। 2 क्लॉज 43 में है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। 2 क्लॉज 44 में है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। 245 पेटी ऑफेंसेस। पेटी ऑफेंसेस में इंक्लूड होता है ऐसे ऑफेंसेस जिनकी जो मैक्सिमम पनिशमेंट प्रोवाइडेड है आईपीसी या किसी अदर लॉ में वो 3 साल तक की है, तो उन्हें पेटी ऑफेंस बोला जाएगा। नेक्स्ट है 2 क्लॉज 46 प्लेस ऑफ सेफ्टी। इसमें पुलिस लॉकअप और जेल नहीं आती हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि प्लेस ऑफ सेफ्टी में क्या क्या नहीं आता है, तो पुलिस लॉकअप नहीं आता है और जेल नहीं आता है। नेक्स्ट है 2 क्लॉज 47 प्रेस्क्राइब्ड। 2 क्लॉज 48 प्रोबेशन ऑफिसर। ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं अंडर द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। नेक्स्ट है 2 क्लॉज 49 प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स। तो ये सेक्शन 57 ऑफ दिस एक्ट दिया गया है प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स क्या होंगे। 2 क्लॉज 50 में है पब्लिक प्लेस। नेक्स्ट है 2 क्लॉज 51 रजिस्टर्ड। 2 क्लॉज 52 रिलेटिव। 2 क्लॉज 53 स्टेट एजेंसी। 2 क्लॉज 54 सीरियस ऑफेंस। यहाँ पे सीरियस ऑफेंसेस में इंक्लूड होंगे जहाँ पे पनिशमेंट आईपीसी में प्रोवाइडेड है किसी अदर लॉ में इम्प्रिजमेंट जो है बिटवीन 3 ईयर टू 7 ईयर, तो उसे सीरियस ऑफेंस बोला जाएगा। तो जो पेटी ऑफेंस होता है वहाँ पे 3 साल से नीचे की पनिशमेंट, सीरियस ऑफेंसेस में 3 साल से लेके 7 साल की पनिशमेंट, और जहाँ पे 7 साल मिनिमम पनिशमेंट है और उससे ज़्यादा पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है उसे हम हीनियस ऑफेंस मानेंगे। नेक्स्ट है 2 क्लॉज 55 स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट। नेक्स्ट है 256 में स्पेशल होम। ये भी इस्टेब्लिश किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या किसी एनजीओ के द्वारा भी इसको इस्टेब्लिश किया जा सकता है। 2 क्लॉज 57 में है स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी। 2 क्लॉज 58 में स्पॉन्सरशिप है। 2 क्लॉज 59 में स्टेट गवर्नमेंट दिया है जो कि अपॉइंट होते हैं यूनियन टेरिटरीज के लिए प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट है 260 में सरेंडर्ड चाइल्ड। सरेंडर्ड चाइल्ड का मतलब ऐसे चाइल्ड से है जिनके पेरेंट्स या फिर गार्डियन ने उन्हें रिलिंक्विश कर दिया है टू द कमिटी ऑन अकाउंट ऑफ फिजिकल, इमोशनल और सोशल फैक्टर्स। नेक्स्ट है 61 ऑल वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट एंड डिफाइंड इन अदर एक्ट शैल हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन टू देम। तो
तो जो भी वर्ड्स या एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज़ किए गए हैं बट डिफाइन नहीं किए गए हैं और वो वर्ड किसी अदर एक्ट में डिफाइन किए गए हैं, तो वो मीनिंग जो है वहीं से डिराइव किया जाएगा इसका। नेक्स्ट है चैप्टर 2, जनरल प्रिंसिपल ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। सेक्शन 3, जनरल प्रिंसिपल टू बी फॉलोड इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट। तो ये जो जनरल प्रिंसिपल हैं इसमें टोटल 16 जनरल प्रिंसिपल दिए हुए हैं और ये जो प्रिंसिपल्स हैं देयर हैज़ बिन आस्क्ड इन मैनी एग्जामिनेशन एंड देयर आर फर्दर चांसेस टू आस्किंग, सो रिमाइंड दिस। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो जनरल प्रिंसिपल हैं ये किसके द्वारा दिए जाते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, द बोर्ड एंड अदर एजेंसी एज द केस में बी while implementing the provision of this act shall be guided by the following fundamental principles। कौन कौन से हैं? पहला है प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी एंड वर्थ। थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, पॉजिटिव मेजर्स, प्रिंसिपल ऑफ नॉन स्टिग्माइटेशन, सिमेंटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ नॉन वेवर ऑफ राइट्स, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ राइट्स टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एज मेजर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, प्रिंसिपल ऑफ रिपैट्रिएशन एंड रेस्टोरेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्रेश स्टार्ट, प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्जन एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये टोटल 16 प्रिंसिपल हैं। ये अलग अलग करके भी आपसे पूछ सकता है और टोटल भी पूछ सकता है कि टोटल इन नंबर्स कितने प्रिंसिपल्स प्रोवाइडेड हैं जे एक्ट में। नेक्स्ट है चैप्टर 3, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। सेक्शन 4 में है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। ये एक ओवरराइडिंग प्रोविजन है सीआरपीसी के है। स्टेट गवर्नमेंट जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करती है फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट वन और मोर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड फॉर एक्सरसाइजिंग द पावर एंड डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन रिलेटिंग टू चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ अंडर दिस एक्ट। इसके बोर्ड मेंबर कौन कौन से होते हैं? तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, नॉट बीइंग चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। और ये प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट होंगे with the at least 3 year experience and 2 social workers selected in such manner as may be prescribed, जिसमें से एटलीस्ट एक जो है वो वुमेन होनी चाहिए और उनके पास सेम पावर्स जो सीआरपीसी में कन्फर की गई है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को, वही यहाँ भी कंसीडर की जाएगी। यहाँ पे जो बोर्ड मेंबर होंगे वो ऐसे ही मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा जिन्होंने सोशल वर्क किया हो हेल्थ, एजुकेशन और वेलफेयर एक्टिविटीज़ में एटलीस्ट 7 साल तक, और उन्हें एज अ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल डिग्री भी हो इन चाइल्ड साइकोलॉजिकल, साइकेट्री और सोशोलॉजी और लॉ, ठीक है। फोर्थ बोलता है कि नो पर्सन बी एलिजिबल फॉर सिलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ बोर्ड अगर उनके पास पास्ट रिकॉर्ड है ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और चिल्ड्रन राइट्स, या फिर वो कन्विक्ट हुए हों किसी ऐसे ऑफेंस में रिलेटिंग टू मोरल टर्पिट्यूड। नेक्स्ट है ही हैज़ बिन रिमूव्ड, हैज़ बिन डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और एन अंडरटेकिंग और कॉरपोरेशन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या फिर वो किसी ऐसे एक्ट में इंडल्ज रहे हों जहाँ पे चाइल्ड के साथ अब्यूज़ हुआ हो या कोई अदर वायलेशन हुआ हो ह्यूमन राइट्स और इमोरल एक्ट का। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि पीरियोडिक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग वगैरह कराई जाए जो भी मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट ऑफ बोर्ड ऑन केयर, प्रोटेक्शन, रिहेबिलिटेशन, लीगल प्रोविजन एंड जस्टिस फॉर चिल्ड्रन। और कितने दिन में होगा ये? विद इन द पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट कराएगी ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजेशन सारे मेंबर्स का, उसमें प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट भी इंक्लूड होगा, और ये अपॉइंटमेंट के 60 दिन के भीतर में होना चाहिए, ठीक है। जो टर्म होगा इन लोग का ये किसी भी समय पे ये रिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है
अपॉइंटमेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ द बोर्ड एक्सेप्ट द प्रिंसिपल मे बी टर्मिनेटेड आफ्टर होल्डिंग एन इंक्वायरी बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, कब कब, अगर वो फाउंड किए जाते हैं गिल्टी ऑफ मिसयूज ऑफ पावर या फेल हो जाते हैं टू अटेंड द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोर्ड कंसिक्वेंटली फॉर 3 months without any valid reason, or fails to attend less than 3/4 of the sitting in a year, or becomes ineligible under subsection 4 during this term as a member. Next है section 5, placement of person who ceases to be child during process of inquiry. तो मान लीजिए कि कोई चाइल्ड है जो कि 18 साल का होने से अभी 4-5 दिन उसमें कम है, और जो इंक्वायरी है वो कंडक्ट की जा रही है, तो वो इंक्वायरी 7-8 दिन की हो रही है, तो उसी बीच में वो चाइल्ड जो है वो माइनर से मेजर हो जाता है, तो उस चाइल्ड को एज अ चाइल्ड ही ट्रीट किया जाएगा और उसका जो इंक्वायरी है वो चाइल्ड की तरह ही होगा। फिर जब उसका 18 साल पूरा हो जाता है तो वो तुरंत उसको एज अ अडल्ट नहीं ट्रीट किया जाएगा। तो ये सेक्शन 5 यही कंटेन करता है। नेक्स्ट है सेक्शन 6, प्लेसमेंट ऑफ पर्सन्स हु कमिटेड एन ऑफेंस व्हेन पर्सन वाज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। नेक्स्ट है, अगर कोई चाइल्ड है जो 18 साल से कम का है तो उसे चाइल्ड की तरह ट्रीट किया जाएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, और अगर उसे बेल पे रिलीज नहीं किया जाता है बाय द बोर्ड तो उसे प्लेस ऑफ सेफ्टी पे रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 7, प्रोसीजर इन रिलेशन टू बोर्ड। नेक्स्ट है सेक्शन 8, पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोर्ड। तो क्या क्या फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बोर्ड के ऊपर, इसमें इंक्लूड होता है इंश्योरिंग द इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन ऑफ चाइल्ड एंड पेरेंट्स और गार्डियन इन एवरी स्टेप ऑफ प्रोसेस, इंश्योर करना दैट द चाइल्ड्स राइट्स आर प्रोटेक्टेड थ्रू आउट द प्रोसेस, इंश्योर करना अवेलेबिलिटी ऑफ लीगल एड फॉर चिल्ड्रन थ्रू द लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन, और जब भी नेसेसरी हो the board shall provide an interpreter or translator having such qualification, experience or any payment of such fees as may be prescribed to child if he fails to understand the language used in the proceedings. वो probation officer को भी direct कर सकते हैं। adjudicate and dispose of cases of children in conflict with law according to the process of inquiry specified in section 14. ट्रांसफरिंग कर सकते हैं टू द कमिटी मैटर्स कंसर्निंग द चाइल्ड अलीज टू बी इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, डिस्पोज कर सकते हैं ऑफ द मैटर्स एंड पासिंग अ फाइनल ऑर्डर दैट इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल केयर प्लान फॉर चाइल्ड रिहेबिलिटेशन, इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं फॉर डिक्लेयरिंग फिट पर्सन्स रिगार्डिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, एटलीस्ट वो एक इंस्पेक्शन कंडक्ट कर सकते हैं टू विजिट एवरी मंथ of residential facilities for children in conflict with law and recommend action for improvement in quality of service to the district child protection unit and state government, and any other functions as may be prescribed. तो बहुत सारे इसमें functions and responsibilities दी हुई हैं बोर्ड को। नेक्स्ट है सेक्शन 9, procedure to be followed by the magistrate who has not been empowered under this एक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर 4, प्रोसीजर इन रिलेशन टू चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ। सेक्शन 10 में है एप्रीहेंशन ऑफ चाइल्ड एलिज टू बी इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ। सेक्शन 11 है रोल ऑफ पर्सन इन हुज चार्ज चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ इज प्लेस्ड। तो वो जितने भी एफर्ट्स कर सकता है उस चाइल्ड के टेक केयर के लिए वो सारे रोल्स को प्ले करेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 12, bail to person who is apparently a child alleged to be in conflict with law। 13 में है information to parents, guardian और probation officers। 14 में है inquiry by board regarding child in conflict with law। 15 में है preliminary assessment into heinous offences by board। नेक्स्ट है सेक्शन 16, review of pendency of inquiry। सेक्शन 17 है orders regarding a child not found to be in conflict with law। section 18, orders regarding child found to be in conflict with law। तो 17 और 18 दोनों ऑर्डर से रिलेटेड हैं। 17 में है कि ऑर्डर्स रिगार्डिंग अ चाइल्ड नॉट फाउंड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, 18 में है
ऑर्डर्स रिगार्डिंग चाइल्ड फाउंड टू बी इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ। 19 में दिया है पावर्स ऑफ चिल्ड्रंस कोर्ट। 20 में है चाइल्ड अटेन्ड एज ऑफ 21 ईयर एंड येट टू कंप्लीट प्रेस्क्राइब टर्म ऑफ स्टे इन प्लेस ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट है 21 ऑर्डर दैट मे नॉट बी पास्ड अगेंस्ट अ चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि कौन कौन से जो ऑर्डर हैं वो चाइल्ड के अगेंस्ट में नहीं दिए जा सकते हैं। तो यहाँ दिया है नो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ शैल बी सेंटेंस टू डेथ और फॉर लाइफ इम्प्रिजमेंट विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिलीज फॉर एनी सच ऑफेंस ईदर अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और अंडर द प्रोविजन ऑफ IPC और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो जो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है उसको डेथ सेंटेंस नहीं दिया जा सकता है और लाइफ इम्प्रिजमेंट भी नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है 22 प्रोसीडिंग्स अंडर चैप्टर 8 ऑफ CRPC नॉट टू अप्लाई अगेंस्ट चाइल्ड। तो यहाँ पे है कि जो CRPC का चैप्टर 8 है वो चाइल्ड पे अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट है 23 नो जॉइंट प्रोसीडिंग्स ऑफ चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड द पर्सन नॉट अ चाइल्ड। तो यहाँ पे सेक्शन 223 ऑफ CRPC में जो जॉइंट ट्रायल होता था तो उसमें 2 अडल्ट जो क्रिमिनल होंगे उन्हीं का किया जाएगा, एक चाइल्ड और एक अडल्ट का नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पे स्पेसिफिकली प्रोहिबिट किया गया है सेक्शन 23 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट में। नेक्स्ट है इफ ड्यूरिंग द इंक्वायरी बाय द चाइल्ड और बाय द चिल्ड्रंस कोर्ट द पर्सन alleged to be in conflict with law that he is not a child, such person shall not be treated along with a child। मान लीजिए कि 2 चाइल्ड का ट्रायल एक साथ हो रहा था, तो अगर ये पाया जाता है इंक्वायरी में कि जो उसमें से एक जो चाइल्ड है वो मतलब 18 साल से ऊपर का है उसकी एज, तो फिर वो चाइल्ड की तरह तब वहाँ पे वो ट्रीट नहीं किया जाएगा और उसको अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट है 24 रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द फाइंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। तो यहाँ पे बोर्ड के पास पावर है। 25 है स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंडिंग केसेस। यहाँ है ऑल प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड alleged और फाउंड टू बी इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ बिफोर एनी बोर्ड और कोर्ट ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी कंटिन्यूड इन दैट बोर्ड और कोर्ट एज इफ दिस एक्ट हैड नॉट बीन इनेक्टेड। नेक्स्ट है 26 प्रोविजन विद रिस्पेक्ट ऑफ रन अवे चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। तो जो भी चाइल्ड है अगर वो रन अवे हो जाता है फ्रॉम द स्पेशल होम और ऑब्जर्वेशन होम तो पुलिस ऑफिसर उसको अपने अंडर में लेगा और उसको प्रोड्यूस करेगा 24 घंटे के अंदर में बोर्ड के सामने, और उसके लिए कोई भी एडिशनल प्रोसीडिंग्स नहीं की जाएंगी उस चाइल्ड के साथ में कि वो रन अवे हो गया था। चैप्टर 5 चाइल्ड वेलफेयर कमेटी सेक्शन 27 है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। ये स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट कॉन्स्टिट्यूट करती है फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट 1 और मोर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी फॉर एक्सरसाइजिंग द पावर्स एंड टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज कन्फर्ड ऑन सच कमिटी इन रिलेशन टू चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। इन्हें भी ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजेशन दी जाती है सारे मेंबर्स जो इनके होते हैं विद इन द पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। इसमें से कमिटी में एक चेयरमैन होगा और 4 अदर मेंबर होते हैं जिसमें एटलीस्ट जो एक है वो वुमेन होनी चाहिए और एक्सपर्ट होनी चाहिए ऑन द मैटर कंसर्निंग चिल्ड्रन। नेक्स्ट है द district child protection unit shall provide a secretary and other staff that may be required for secretariat support to the committee for its effective functioning। Next है no person shall be appointed as a member unless he possesses such other qualification as may be prescribed। Next है no person shall be appointed for a period of more than 3 years as a member of committee। तो ये जो मेंबर होते हैं कमेटी के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के ये 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं।
और ये कब कब टर्मिनेट किए जा सकते हैं? आफ्टर मेकिंग द इंक्वायरी बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अगर वो गिल्टी फाउंड होते हैं फॉर द मिसयूज ऑफ पावर, अगर वो किसी मोरल टर्पिट्यूड के लिए फाउंड होते हैं, अगर वो 3 महीने तक प्रोसीडिंग जो भी है कमिटी के द्वारा उसको अटेंड करने में फेल हो जाते हैं और उनके पास कोई वैलिड रीज़न भी नहीं होता है, तो फिर वहाँ पे और वो 3/4 जो सिटिंग है इन अ ईयर उसमें भी अटेंड नहीं होते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शैल कंडक्ट अ क्वार्टरली रिव्यू ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द कमिटी। तो ये क्वेश्चन बनता है कि जो क्वार्टरली रिव्यू है ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमिटी वो कौन करता है? तो ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करता है। नेक्स्ट है द कमिटी शैल फंक्शन एज अ बेंच एंड शैल हैव द पावर्स कन्फर्ड बाय CRPC ऑन मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और एज द केस में बी अ जुवेनाइल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो एक नोटेबल पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो BNSS 2023 आया है वहाँ पे CRPC में सेक्शन 8 में पहले मेट्रोपॉलिटन एरिया और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का कॉन्सेप्ट था, तो अभी इसको कम्प्लीटली BNSS में मेट्रोपॉलिटन का जो एरिया और मैजिस्ट्रेट का जो कॉन्सेप्ट है वो कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है। तो आप बैक ऑफ द माइंड अपने ये लेके चलिएगा। नेक्स्ट है 10 द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शैल बी द ग्रीवियंस रेड्रेसल अथॉरिटी फॉर द चाइल्ड वेलफेयर कमिटी एंड एनी one connected with the child may file a petition before the DM who shall consider and pass appropriate orders. Next है 27 procedure in relation to committee। ठीक है, तो the committee shall meet at least 20 days in a month and shall observe such rules and procedures with regard to the transaction or business at this meeting। इनका काम है टू चेक इट्स फंक्शनिंग एंड वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन शैल बी कंसिडर्ड एज अ सिटिंग ऑफ कमिटी। नेक्स्ट है यहाँ पे है कि जब किसी भी केस का डिस्पोजल होगा, फाइनल डिस्पोजल, तो एटलीस्ट 3 मेंबर्स तो वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। नेक्स्ट है 29 पावर्स ऑफ कमिटी। सेक्शन 30 में है फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कमिटी। तो देख लेते हैं कि उनके फंक्शंस में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो कॉग्निजेंस ले सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं चिल्ड्रन प्रोड्यूस बिफोर इट, कंडक्टिंग इंक्वायरी ऑन ऑल इश्यूज रिलेटिंग टू, डायरेक्ट कर सकते हैं द चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स और प्रोबेशन ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स और NGOs टू कंडक्ट सोशल इन्वेस्टिगेशन, कंडक्टिंग इंक्वायरी फॉर डिक्लेयरिंग फिट पर्सन फॉर केयर ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग प्लेसमेंट ऑफ अ चाइल्ड इन फॉस्टर केयर, इंश्योर कर सकते हैं केयर प्रोटेक्शन एप्रोप्रिएट रिहेबिलिटेशन और रिस्टोरेशन ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, सेलेक्टिंग रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन फॉर प्लेसमेंट ऑफ ईच चाइल्ड रिक्वायरिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, कंडक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट 2 इंस्पेक्शन विजिट पर मंथ फॉर रेसिडेंशियल फैसिलिटीज फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, certifying the execution of the surrender deed by the parents and ensuring that they are given time to reconsider their decision as well as making all efforts to keep the family together, ensuring that all efforts are made for restoration of abandoned or lost children. Next है declaration of orphan, abandoned and surrendered child as legally free for adoption after due inquiry. Next है सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं ऑफ केसेस एंड रीचिंग आउट टू चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। एक्शंस ले सकते हैं फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ सेक्सुअली अब्यूज्ड चिल्ड्रन, बोर्ड के केसेस से भी डील कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं विद द पुलिस, लेबर डिपार्टमेंट और अदर एजेंसीज से। अगर कोई कंप्लेंट आती है ऑफ द अब्यूज ऑफ अ चिल्ड्रन इन एनी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन तो वो इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे और डायरेक्शन देंगे टू द पुलिस और द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और लेबर डिपार्टमेंट और चाइल्ड लाइन सर्विसेज। नेक्स्ट है असेसिंग एप्रोप्रिएट लीगल सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन एंड सच अदर फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो ये जो फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ हैं इनकी, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये विद द एडवेंट ऑफ टाइम इसमें और भी एडिशंस किए जा सकते हैं और इन अथॉरिटीज़ के पास पावर है कि ये चाइल्ड के वेलफेयर के लिए और भी ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म कर सकती हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 6 प्रोसीजर इन रिलेशन टू
चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। 31 है प्रोडक्शन बिफोर कमिटी। एनी चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन मे बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कमिटी बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स नेमली। तो कौन कौन से पर्सन्स के द्वारा कमिटी के सामने उस चाइल्ड को प्रोड्यूस किया जा सकता है? एनी पुलिस ऑफिसर और स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और अ डेजिग्नेटेड चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट, कोई चाइल्ड लाइन सर्विसेज और कोई एनजीओ है उसके द्वारा भी, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर और प्रोबेशन ऑफिसर के द्वारा, एनी सोशल वर्कर और पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन बाय द चाइल्ड हिमसेल्फ और एनी नर्स, डॉक्टर और मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग होम, हॉस्पिटल और मैटरनिटी होम, प्रोवाइडेड है that the child shall be produced before the committee without any loss of time but within the period of 24 hours excluding the time necessary for journey। तो जो चाइल्ड है वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने 24 घंटे के अंदर में प्रेजेंट किया जाना चाहिए। उसमें जर्नी का जो टाइम है, जो भी टाइम ट्रेवल करने में लगता है, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स कंसिस्टेंट विद दिस एक्ट। नेक्स्ट है 32 मैंडेटरी रिपोर्टिंग रिगार्डिंग अ चाइल्ड फाउंड सेपरेटेड फ्रॉम गार्डियन। नेक्स्ट है 33 ऑफेंसेस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग। नेक्स्ट है 34 पेनल्टी फॉर नॉन रिपोर्टिंग। तो अगर 33 में कोई ऑफेंस है उसको नॉन रिपोर्ट किया जाता है तो उसकी जो फाइन है वो 10,000 तक हो सकती है, इम्प्रिजमेंट 6 महीने की हो सकती है, या दोनों से पनिशेबल किया जा सकता है। नेक्स्ट है 35 में सरेंडर ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट है 36 इंक्वायरी। 37 में है ऑर्डर्स पास्ड रिगार्डिंग अ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है 38 प्रोसीजर फॉर डिक्लेयरिंग अ चाइल्ड लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन। In case of orphan or abandoned child, the committee shall make all efforts for tracing the parents or guardians of the child, and on the completion of such inquiry, if it is established that child is either an orphan having no one to take care, तो ये कमिटी सारे एफर्ट्स लगाएगी कि अगर कोई चाइल्ड उसे मिलता है तो वो उसके पेरेंट्स और गार्डियन के बारे में पता लगाए। ठीक है, और अगर कोई चाइल्ड है जो अबेंडन हो गया है कमिटी के द्वारा, तो वो जो कमिटी है वो ये इंश्योर करेगी कि ये चाइल्ड जो है आफ्टर ड्यू इंक्वायरी कि ये चाइल्ड जो है वो फ्री फॉर अडॉप्शन है। प्रोवाइडेड इसमें दिया है दैट द सच डिक्लेरेशन शैल बी मेड विद इन द पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड। 2 महीने के अंदर में ये डिक्लेरेशन कर देना होगा फॉर द चिल्ड्रन हु आर अप टू द 2 years ऑफ एज एंड विद इन 4 months फॉर चिल्ड्रन अप टू अबव द एज ऑफ 2 years। तो अगर चाइल्ड जो है वो 2 साल से कम का है तो डिक्लेरेशन 2 महीने के अंदर हो जानी चाहिए, और अगर चाइल्ड जो है वो अबव 2 years ऑफ एज है तो वहाँ पे डिक्लेरेशन 4 month के अंदर में कर दी जानी चाहिए। और ये जो डिसीजन होता है टू डिक्लेयर एन अ चाइल्ड एज एन ऑर्फन, अबेंडन और सरेंडर्ड, और ये लीगली फ्री है फॉर अडॉप्शन, ये एटलीस्ट 3 members ऑफ द कमिटी के द्वारा होता है। नेक्स्ट है चैप्टर 7 रिहेबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन। 39 में है प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन। नेक्स्ट है 40 रेस्टोरेशन ऑफ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। यहाँ दिया है कि एक्सप्लेनेशन में कि रेस्टोरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मीन्स रेस्टोरेशन टू पेरेंट्स, अडॉप्टिव पेरेंट्स, फॉस्टर पेरेंट्स, गार्डियन और फिट पर्सन। 41 है रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस। तो स्टेट गवर्नमेंट या कोई अदर एनजीओ है तो उसके द्वारा कराया जाता है। इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है इंस्टीट्यूशंस का वो 5 साल के लिए होता है, और ये 5 साल के बाद रिन्यूएबल भी होता है, वो रिन्यूअल करा सकते हैं। नेक्स्ट है 42 पेनल्टी फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस।
तो जहाँ कहीं भी जो पर्सन इन चार्ज ऑफ द इंस्टीट्यूशन है अगर वो नहीं कराते हैं तो दे विल बी punished with imprisonment which may extend to 1 year or fine of not less than 1 lakh rupees or both. Provided दिया है that every 30 days delay in applying for registration shall be considered as a separate offence. नेक्स्ट है 43 ओपन शेल्टर, ये भी स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है. नेक्स्ट है 44 में फॉस्टर केयर. फॉस्टर केयर है द चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन मे बी प्लेस्ड इन फॉस्टर केयर इंक्लूडिंग ग्रुप फॉस्टर केयर फॉर देयर केयर एंड प्रोटेक्शन थ्रू ऑर्डर्स ऑफ द कमिटी. नेक्स्ट है 45 स्पॉन्सरशिप, ये भी स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है. नेक्स्ट है 46 आफ्टर केयर ऑफ चिल्ड्रन लिविंग चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, तो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जाएंगी. 47 में है ऑब्जर्वेशन होम्स, ये भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश एंड मेंटेन होता है. नेक्स्ट है 48 स्पेशल होम्स, स्टेट गवर्नमेंट में इस्टेब्लिश एंड मेंटेन. 49 में है प्लेस ऑफ सेफ्टी, ये भी स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करती है. नेक्स्ट है 50 चिल्ड्रंस होम, ये भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश एंड मेंटेन कराया जाता है. 51 में है फिट फैसिलिटी. फिट फैसिलिटी जो है वो बोर्ड और द कमिटी शैल रिकॉग्नाइज अ फिट फैसिलिटी. 52 में है फिट पर्सन, ये भी बोर्ड और कमिटी के द्वारा ही आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन कराया जाता है, डिक्लेयर किया जाएगा कि कौन फिट पर्सन है. 53 है रिहैबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन सर्विसेज इन इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट एंड मैनेजमेंट देयर ऑफ. नेक्स्ट है 54 इंस्पेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इंस्पेक्शन कमिटी फॉर द स्टेट एंड द डिस्ट्रिक्ट एज द केस मे बी फॉर ऑल इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड टू बी फिट अंडर द एक्ट for such period and for such purposes as may be prescribed. Next है 55 evolution of functioning of structures, तो यहाँ पे जो इवैल्यूएशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली करवा सकती हैं फॉर द फंक्शनिंग ऑफ बोर्ड एंड कमिटीज़. नेक्स्ट है अब यहाँ से 56 से स्टार्ट होता है अडॉप्शन क्या है और अडॉप्शन किस तरीके से किया जाएगा, कौन सी अथॉरिटीज़ होंगी अडॉप्शन के लिए. 56 में दिया है अडॉप्शन. 57 है एलिजिबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स. नेक्स्ट है 58 प्रोसीजर फॉर अडॉप्शन बाय इंडियन प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स लिविंग इन इंडिया. प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स बेसिकली वो होते हैं जो चाह रहे हैं कि हम कोई बच्चा अडॉप्ट करें, उनको प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स बोला जाता है. नेक्स्ट है 59 में प्रोसीजर फॉर इंटर कंट्री अडॉप्शन टू एन ऑर्फन और एबंडन्ड और सरेंडर्ड चाइल्ड. नेक्स्ट है 60 प्रोसीजर फॉर इंटर कंट्री रिलेटिव अडॉप्शन. 61 में है कोर्ट प्रोसीजर एंड पेनल्टी अगेंस्ट पेमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ अडॉप्शन, तो यहाँ पे द अडॉप्शन प्रोसीडिंग शैल बी हेल्ड इन कैमरा एंड द केस शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द कोर्ट विद इन द पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग. 62 में है एडिशनल प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन. 63 में है इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन. नेक्स्ट है 64 रिपोर्टिंग ऑफ अडॉप्शन, तो जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी रिगार्डिंग ऑल अडॉप्शन वो हमारी कंसर्न कोर्ट को दी जाएगी और वो फिर वहाँ से फॉरवर्ड की जाएगी अथॉरिटी को ऑन अ मंथली बेसिस इन द मैनर एज प्रोवाइडेड इन द अडॉप्शन रेगुलेशंस, जो कि अथॉरिटी के द्वारा फ्रेम किया जाता है. 65 में है स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है. नेक्स्ट है
66, adoption of children residing in institutions not registered as adoption agencies. 67 है स्टेट अडॉप्शन रिसोर्सेज एजेंसी, ये भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप की जाती है. नेक्स्ट है 68 सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी. द सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्सेज एजेंसी existing before the commencement of this act shall be deemed to have been constituted as central adoption resources authority under this act to perform the following functions, namely क्या क्या कर सकती हैं? To promote in country adoptions and to facilitate interstate adoption, to regulate inter-country adoption, frame कर सकती हैं regulation on adoption and related matters from time to time, और कैरी आउट कर सकती हैं फंक्शंस ऑफ कारा अंडर हेग कन्वेंशन और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड कोऑपरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर कंट्री अडॉप्शन, और अदर फंक्शंस भी जो कि प्रेस्क्राइब किए जाएंगे. 69 में है स्टीयरिंग कमिटी ऑफ अथॉरिटी. तो इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं स्टीयरिंग कमिटी में? एक सेक्रेटरी होगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में होगा, जिसको एक्स ऑफिशियो बोला जाएगा. नेक्स्ट है एक जॉइंट सेक्रेटरी होगा, वो भी रिलेटेड होगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से. नेक्स्ट है जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन इन इंडिया डीलिंग विद फाइनेंस. नेक्स्ट है वन स्टेट अडॉप्शन रिसोर्सेज एजेंसी एंड 2 स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसीज. नेक्स्ट वन अडॉप्टिव पेरेंट्स एंड 1 अडॉप्टी. एक एडवोकेट होगा और प्रोफेसर हु हैविंग एटलीस्ट 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन फैमिली लॉ. नेक्स्ट मेंबर सेक्रेटरी हु शैल ऑल्सो बी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट है सेक्शन 70 पावर्स ऑफ अथॉरिटी. 71 में है एनुअल रिपोर्ट ऑफ अथॉरिटी. तो ये किसको दी जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जो रिपोर्ट है वो दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखती है. फिर है 72 ग्रांट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. 73 है अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ अथॉरिटी. तो जो भी रेलिवेंट रिकॉर्ड हैं उनको प्रिपेयर किया जाएगा. एंड एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो भी प्रेस्क्राइब फॉर्म है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसमें, और कंसल्ट किया जाएगा विद द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. नेक्स्ट है चैप्टर 9 अदर ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन. 74 में है प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ चिल्ड्रन. तो यहाँ पे मैंडेटरी प्रोहिबिशन लगाया गया है कि जो भी चाइल्ड है इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा. अगर जो भी पर्सन है वो डिस्क्लोज करता है तो फिर वो पनिशमेंट प्रोवाइड की जाएगी, पनिशेबल किया जाएगा उसे. तो यहाँ 3rd क्लॉज में इसकी पनिशमेंट दी हुई है. एनी पर्सन कंट्रावीनिंग द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months और फाइन विच में एक्सटेंड टू 2 lakh और बोथ. तो जो कोई भी चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करता है उसे 6 महीने तक की इम्प्रिजमेंट हो सकती है और 2 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है, या दोनों से पनिश किया जा सकता है. नेक्स्ट है पनिशमेंट फॉर क्रुएल्टी टू चाइल्ड. तो जहाँ पे भी हैविंग द एक्चुअल चार्ज और कंट्रोल ओवर चाइल्ड असॉल्ट्स अबेंडन अब्यूजेस एक्सपोजेस और विलफुली नेग्लेक्ट करता है उस चाइल्ड को, तो वहाँ पे और उससे उसको मेंटल या फिजिकल सफरिंग्स देखनी पड़ती हैं उस चाइल्ड को, तो वो पनिशेबल होगा विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और फाइन जो कि 1 लाख तक हो सकता है या दोनों से. प्रोवाइडेड दिया है इट इज़ फाउंड दैट सच अबेंडनमेंट ऑफ चाइल्ड बाय बायोलॉजिकल पेरेंट इज ड्यू टू सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड देयर कंट्रोल, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट सच अबेंडनमेंट इज नॉट विलफुल एंड द पेनल प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई इन सच cases. Provided further that if such offense is committed by any person employed by or managing organization जिसके पास केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड था, तो किसी पर्सन इन अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है, तो वहाँ पे जो है वो रीगरस इम्प्रिजमेंट दी जाएगी और 5 साल तक एक्सटेंड हो सकती है. फाइन जो है वो 5 लाख तक का हो सकता है.
नेक्स्ट है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट ऑन अकाउंट ऑफ अफॉर्सेड क्रूएल्टी, अगर उस चाइल्ड को कोई फिजिकल इनकैपेसिटेटेड और उसका मेंटल इलनेस हो जाता है तो फिर वहाँ पे जो इम्प्रिजमेंट है वो रिग्रेस होगी, नॉट लेस देन 3 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर एंड ऑल्सो लाइबल टू फाइन ऑफ 5 लाख रुपीज़। 76 है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड फॉर बेगिंग। तो अगर किसी चाइल्ड को भीख मांगने के लिए लगाया जाता है तो वहाँ पे जो इम्प्रिजमेंट है वो 5 साल तक एक्सटेंड कर सकती है और फाइन जो है वो 1 लाख तक लग सकता है। प्रोवाइडेड है दैट इफ़ फॉर द पर्पस ऑफ बेगिंग द पर्सन एम्पिट्यूट्स और मेम्स, मतलब उसका हाथ काट दिया जाता है, पैर काट दिया जाता है या फिर किसी भी अदर तरीके से उसको मेम किया जाता है चाइल्ड को, तो वहाँ पे रिग्रेस इम्प्रिजमेंट जो है वो 7 साल से कम नहीं होगी और वो 10 ईयर तक एक्सटेंड हो सकती है। फाइन जो है वो 5 लाख तक का लगाया जा सकता है। हुएवर हैविंग द एक्चुअल चार्ज और कंट्रोल, वही है कि पर्सन अथॉरिटी के द्वारा अगर ये सब चीज़ें की जाती हैं, उस चाइल्ड को मेम किया जाता है बेगिंग के लिए, तो फिर वहाँ पे तो उसको रिग्रेस इम्प्रिजमेंट से पनिश किया जाएगा। नेक्स्ट है 77 पेनल्टी फॉर गिविंग इंटॉक्सिकेशन लीकर और नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस टू अ चाइल्ड। तो जहाँ कहीं भी किसी चाइल्ड के थ्रू ड्रग्स सप्लाई की जाती है या फिर कोई अदर सब्सटेंस जो हैं नार्कोटिक्स के उनकी सप्लाई की जाती है किसी चाइल्ड का यूज़ करके, तो फिर वहाँ पे जो इम्प्रिजमेंट होगी वो एक्सटेंड होगी टू 7 ईयर एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू अ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़। नेक्स्ट है 78 using a child for vending, peddling, carrying, supplying or smuggling any intoxicating liquor, narcotic drugs और psychotropic substance। तो जहाँ पे चाइल्ड का यूज़ किया जा रहा है इन सब चीज़ों के लिए, तो फिर वहाँ पे रिग्रेस इम्प्रिजमेंट होगी फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन अप टू द 1 लाख रुपीज़। 79 है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ चाइल्ड एम्प्लॉय। तो अगर किसी भी तरीके से उसको एम्प्लॉय किया जाता है तो फिर वहाँ पे रिग्रेस इम्प्रिजमेंट होगी फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन ऑफ 1 लाख रुपीज़। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का मतलब दिया है एक्सप्लेनेशन में, शैल ऑल्सो इंक्लूड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड एंटरटेनमेंट इन पब्लिक प्लेस फॉर द इकोनॉमिक गेन। नेक्स्ट है सेक्शन 80 प्यूनिटिव मेजर्स फॉर अडॉप्शन विदाउट फॉलोइंग प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर्स। नेक्स्ट है 81 सेल एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ चाइल्ड फॉर एनी पर्पस। तो जहाँ भी चाइल्ड को किसी पर्पस के लिए सेल या बाय किया जाता है तो वहाँ पे जो है वो रिग्रेस इम्प्रिजमेंट जो होगी वो 5 साल तक एक्सटेंड हो सकती है और फाइन 1 लाख तक लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है अगर ये वेयर द such offense is committed by a person having the actual charge of the child including employees of a hospital or nursing home or maternity home, तो वहाँ पे 3 साल से कम नहीं होगा और ये 7 साल तक एक्सटेंड कर सकता है इम्प्रिजमेंट। नेक्स्ट है 82 कॉर्पोरल पनिशमेंट। तो एनी पर्सन इन चार्ज और ऑफ और एम्प्लॉयड इन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन हु subjects a child to corporal punishment with the aim of disciplining the child, ठीक है, अगर वो किसी भी तरीके की कॉर्पोरल पनिशमेंट देता है उस चाइल्ड को कि वो चाइल्ड जो है वो बदमाश है तो उसको सुधारने के लिए, तो वहाँ पे वो जो पर्सन है वो लाइबल होगा ऑन द फर्स्ट कन्विक्शन, उस पे 10,000 का फाइन लगाया जाएगा और अगर वो सब्सिक्वेंटली करता है तो फॉर एवरी सब्सिक्वेंट ऑफेंस शैल बी लाइबल फॉर द इम्प्रिजमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 मंथ और फाइन और विथ बोथ। नेक्स्ट है इन केस where any corporal punishment is reported in an institution referred in subsection 1, तो वहाँ पे जो पर्सन इन चार्ज ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन होगा वो लाइबल होगा फॉर द पनिशमेंट विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच मे नॉट लेस देन 3 ईयर एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू एक्सटेंड, मतलब जो पनिशमेंट फाइन है वो 1 लाख तक का हो सकता है और इम्प्रिजमेंट 3 साल से कम नहीं होगी। 83 है यूज़ ऑफ चाइल्ड बाय मिलिटेंट ग्रुप्स और अदर अडल्ट्स। तो वहाँ पे रिग्रेस इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन ऑफ 5 लाख रुपीज़। अगर किसी अडल्ट या
and group of adult uses children for illegal activities either individually or as a gang, तो वहाँ पे पनिशमेंट जो है वो 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है और फाइन जो है वो 5 लाख तक का लगाया जा सकता है। 84 है किडनैपिंग एंड एब्डक्शन ऑफ चाइल्ड, तो इसका सेम मीनिंग वैसा ही डिराइव किया जाएगा जैसा कि आईपीसी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है 85 ऑफेंसेस कमिटेड ऑन डिसेबल्ड चिल्ड्रन। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे कि किडनैपिंग और एब्डक्शन भारतीय न्याय संहिता के कौन से सेक्शन में प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट है 85 ऑफेंसेस कमिटेड ऑन डिसेबल्ड चिल्ड्रन, हुएवर कमिट्स एनी ऑफ द ऑफेंसेस रेफर्ड अंडर दिस चैप्टर, और अगर वो चाइल्ड जो है वो डिसेबल्ड है एसो सर्टिफाइड बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो वहाँ पे जो लाइबिलिटी है वो ट्वाइस हो जाएगी द पेनल्टी प्रोवाइडेड फॉर सच ऑफेंस। 86 है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस एंड डेजिग्नेटेड कोर्ट्स, तो जहाँ पे भी ये इम्प्रिजमेंट 7 साल की है उस ऑफेंस को कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और ट्रायबल माना जाएगा बाय द चिल्ड्रंस कोर्ट। नेक्स्ट है where the offence under this act is punishable with imprisonment for a term of 3 years, तो 3 साल से लेके 7 साल के बीच का है तो वो कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा और ट्रायबल बाय जेएमएफसी होगा। where an offence under this act is punishable with imprisonment of less than 3 years or with fine only, then such offence shall be non-cognizable, bailable and triable by magistrate। तो ये सेक्शन 86 जो है वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि कौन सा ऑफेंस मतलब कितना जो पीरियड का इम्प्रिजमेंट होगा तो वो किस कोर्ट के द्वारा ट्राई किया जाएगा, कॉग्निजेबल होगा कि नॉन बेलेबल होगा, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। 87 है अबेटमेंट, हुएवर अबेट्स एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, तो वो पनिशेबल होगा जो भी पनिशमेंट प्रोवाइडेड की गई है एक्ट फॉर दैट ऑफेंस। 88 में है अल्टरनेटिव पनिशमेंट, तो ग्रेटर इन डिग्री जो भी होगा वो प्रोवाइड की जाएगी। 89 में है ऑफेंस कमिटेड बाय चाइल्ड अंडर दिस चैप्टर। नेक्स्ट है चैप्टर 10 मिसक्लीनियस। 90 में है अटेंडेंस ऑफ पेरेंट और गार्डियन ऑफ चिल्ड्रन, तो जब भी कमिटी या बोर्ड बुलाती है तो वो जो पेरेंट्स और गार्डियन है उस चाइल्ड के उन्हें आना पड़ेगा। 91 में है डिस्पेंसिंग विद अटेंडेंस ऑफ चाइल्ड। नेक्स्ट है 92 प्लेसमेंट ऑफ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम डिजीज रिक्वायरिंग प्रोलॉन्ग्ड मेडिकल ट्रीटमेंट इन एन अप्रूव्ड प्लेस। 93 है ट्रांसफर ऑफ अ चाइल्ड हु इज मेंटली इल और एडिक्टेड टू अल्कोहल और अदर ड्रग्स, तो उनको जो भी कंसर्न अथॉरिटी होगी जो मतलब उस चाइल्ड का केयर कर सके और उसको ट्रीट कर सके, तो वहाँ पे उसको किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ए जो है उसमें इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर की बात की हुई है, ठीक है। तो ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो अल्कोहलिक पर्सन होते हैं या फिर किसी भी तरीके का अदर जो नशा कर रहे हैं उनको ठीक किया जाता है, रिहैबिलिटेट किया जाता है, तो वही रीइंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर बोला जाएगा। बी में मेंटली इल पर्सन दिया हुआ है। सी में है साइकेट्रिक हॉस्पिटल। नेक्स्ट है 94 प्रिजम्पशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एज, तो किसी भी चाइल्ड की जो एज है वो किस तरीके से डिटरमाइन की जाएगी। इफ़ where it is obvious to the committee or the board based on appearance of the person brought before it any of the provision of this act other than for the purpose of giving evidence that the said person is a child, the committee or the board shall record such observation stating that child as nearly as may be and proceed with the inquiry under section 14 or 36. In case the committee or the board has reasonable ground for doubt regarding whether person is brought before the child or not, जहाँ पे भी कमिटी या फिर बोर्ड को अगर रीजनेबल डाउट है कि वो जो चाइल्ड कस्टडी में लिया गया है वो एक्चुअली में चाइल्ड है कि नहीं, मतलब वो 18 साल की एज का उससे कम की एज का है कि नहीं, तो जो कमिटी और बोर्ड है एज द केस में भी अंडरटेक करेगी
प्रोसेस ऑफ एज डिटर्मिनेशन बाय सीकिंग एविडेंस बाय ऑब्टेनिंग। तो किस किस डॉक्यूमेंट से एज डिटरमाइन की जा सकती है? 94 में प्रोवाइडेड है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल और द मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न्ड एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड। नेक्स्ट है दूसरा, बर्थ सर्टिफिकेट गिवन बाय द कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपल अथॉरिटी और पंचायत। नेक्स्ट है, अगर पहला और दूसरा नहीं है तो एज शैल बी डिटरमाइन बाय ओसिफिकेशन टेस्ट और कोई अदर भी लेटेस्ट मेडिकल एज डिटर्मिनेशन टेस्ट है तो उसके द्वारा भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रोवाइडेड सच एज डिटर्मिनेशन टेस्ट कंडक्टेड ऑन द ऑर्डर ऑफ द कमिटी शैल बी कंप्लीटेड। 15 दिन के अंदर में उस ऑर्डर की डेट से हो जाना चाहिए। द एज रिकॉर्डेड बाय द कमिटी और द बोर्ड टू द एज ऑफ द पर्सन सो ब्रॉट बिफोर इट शैल फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट बी डीम्ड टू बी ट्रू एज ऑफ दैट पर्सन। तो जो भी एज डिटरमाइन की जाएगी उसे ट्रू एज माना जाएगा उस पर्सन का। 95 में है ट्रांसफर ऑफ अ चाइल्ड टू प्लेस ऑफ रेजिडेंस। नेक्स्ट है 96, ट्रांसफर ऑफ चाइल्ड बिटवीन चिल्ड्रंस होम, स्पेशल होम, फिट फैसिलिटी, फिट पर्सन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है 97, रिलीज ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन। 98 है लीव ऑफ एब्सेंस टू अ चाइल्ड प्लेस्ड इन द इंस्टीट्यूशन। तो ये कौन करता है? कमिटी और बोर्ड के द्वारा किया जाता है। 99 में है रिपोर्ट्स टू बी ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल। तो जो भी सारी रिपोर्टें होंगी चाइल्ड से रिलेटेड या फिर जो भी कमिटी या बोर्ड प्रोवाइड करेगी उस चाइल्ड के रिलेटेड तो उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। 100 में है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। 101 में है अपील। तो ये अपील जो है वो 30 दिन के अंदर में डिसाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट है 102 में रिवीजन। ये हाई कोर्ट के द्वारा किया जाएगा एट एनी टाइम आइदर ऑन इट्स ओन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द रिसीव्ड इन दिस बिहाफ। नेक्स्ट है 103, प्रोसीजर इन इंक्वायरीज, अपील एंड रिवीजन प्रोसीडिंग्स। नेक्स्ट है 104, पावर्स ऑफ कमिटी और द बोर्ड टू अमेंड इट्स ओन ऑर्डर। नेक्स्ट है 105 में जुवेनाइल जस्टिस फंड। तो ये स्टेट गवर्नमेंट क्रिएट करती है इन सच नेम एज इट थिंक्स फिट फॉर द वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन डील्ड अंडर दिस एक्ट। इसका यूज़ किया जाता है वॉलंटरी डोनेशन मतलब जो फंड है वो कलेक्ट किया जाता है बाय द वॉलंटरी डोनेशन, कॉन्ट्रीब्यूशन और सब्सक्रिप्शन जो भी कोई इंडिविजुअल के द्वारा दिया जाता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है 106 में स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी एंड डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। तो ये हर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। नेक्स्ट है 107, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर एंड स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट। तो ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे के नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है 108, पब्लिक अवेयरनेस ऑन प्रोविजन ऑफ एक्ट। तो कौन करेगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एवरी गवर्नमेंट शैल टेक नेसेसरी मेजर्स टू इंश्योर दैट कि वाइड पब्लिसिटी हो थ्रू मीडिया इंक्लूडिंग टेलीविजन एंड अदर मीडिया। और ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो भी कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहेंगे जिससे कि इन एक्ट के बारे में पब्लिक अवेयरनेस हो। 109 में है मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट। तो कौन करता है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 और स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर 17। ये दोनों जो हैं वो मॉनिटरिंग अथॉरिटी हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। 110 में है पावर टू मेक रूल्स। तो स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे रूल मेकिंग पावर प्रोवाइडेड किया गया है और प्रोवाइडेड में है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। नेक्स्ट है 111, रिपील एंड सेविंग्स। तो यहाँ पे द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 को रिपील किया गया था।
212 में है पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज़। तो ये डिफ़िकल्टी रिमूव जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई जस्ट होप you will like the session. If you want me to cover another act, you can write down in the comment section. I will definitely cover the act. तब तक के लिए keep learning, keep shining. All the very best for the upcoming exams. Thank you.